नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल देसी टॉक्सिक में। आज हम बात करेंगे टाइटैनिक की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज अपने जमाने का अपने पहले सफर पर निकलता है। यह जहाज साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है और इसके अंदर हर तरह के लोग बैठे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्टर से लेकर इमिग्रेंट्स तक, जेट सेट जो अमेरिका जा रहे हैं एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। इस जहाज की कमांड संभाले हैं 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। पैसेंजर्स में, पब्लिक में और मीडिया में बहुत एक्साइटमेंट है इस टाइटैनिक जहाज को लेकर। आखिर न सिर्फ ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप है, 269 मीटर लेंथ में और 50 मीटर से भी ज्यादा ऊंची, बल्कि इसमें जो लग्जरी इस्तेमाल करी गई है वो दिल दहला देने वाली है। उस जमाने में शिप को बनाने की कॉस्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन, जो कि इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेकर चलोगे तो आज के $400 मिलियन के बराबर है। शिप के अंदर की फैसिलिटीज और डेकोरेशंस किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देंगे। स्टेंड ग्लास की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, 2 बड़े-बड़े ग्रैंड स्टेयरकेसेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, एक स्क्वैश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट्स, 2 बार्बर की दुकानें और एक लाइब्रेरी भी। और जहाज अनसिंकेबल है। लेकिन अपने पहले सफर पर रवाना होने के सिर्फ 2 ही दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग्स मिलने लग जाती हैं। यानी जिस अटलांटिक ओशन पर तैरकर ये टाइटैनिक अमेरिका जा रहा है, उस समुद्र के इस एरिया में बहुत ज्यादा बर्फ मौजूद है। ध्यान से आगे बढ़ना। इन वार्निंग्स को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपने कोर्स को 2 बार बदलती है डेंजर को अवॉइड करने के लिए, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करती। 21.5 नॉट्स, जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होता है। इतनी ही तेजी से ये जहाज आगे बढ़ता रहता है अपने लक्ष्य की ओर। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 7 और आइस वार्निंग्स दी जाती हैं, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू इन वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं। टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं करते। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है, रात हो जाती है, तापमान नीचे गिरता है। इस 14 अप्रैल की रात के बारे में खास बात यह थी कि इस रात को चांद बाहर नहीं आया था और विजिबिलिटी नहीं थी, तो कुछ दिख नहीं रहा था। एक बंदा जो ऊपर बैठा देख रहा था कि कहीं कोई ट्रैफिक तो नहीं, कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शंस तो नहीं आ रही हैं। तो जो बंदा इस जगह पर बैठा था उसे बड़ी ही ठंड का सामना करना पड़ता है। बहुत तेज रफ्तार से ठंडी हवाएं बह रही थीं। ऊपर से रात का समय था और ठंडी हवाओं की वजह से आंखों से आंसू भी आने लग जाते हैं, जिससे आगे देखना और भी मुश्किल हो जाता है। रात के 11:29 पर फ्रेडरिक फ्लीट नाम का एक बंदा क्रोज नेस्ट में परिज पर बैठे इस इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और इंजन रूम को संदेश देते हैं कि जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दो। लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पर जहाज जाकर यूएस आइसबर्ग से टकरा जाता है। और यह आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। लंबाई में यह 200 बाई 400 फीट था, एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा, और ऊंचाई में यह क्रोज नेस्ट तक आ रहा था। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस आइसबर्ग का वजन 1.5 मिलियन टन था। आइसबर्ग के साथ यह टकराव टाइटैनिक के जहाज के फ्रंट राइट साइड पर हुआ। खास तौर पर कहा जाए तो बो के पास हुआ। बो कौन सा हिस्सा होता है जहाज का? इस फोटो में आप देख सकते हैं कि यह सामने का यह वाला एरिया होता है। बो के ऊपर जो एरिया होता है उसे स्टर्न कहते हैं, और उसके नीचे जो बाहर निकला हुआ पार्ट होता है उसे कील कहते हैं। करीब 10 सेकंड तक यह जहाज आइसबर्ग के साथ घिसटता चला गया और इस वजह से जहाज की मेन बॉडी में कुछ छोटे छोटे होल्स भी आ गए। आप शायद सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव हो सकता है। एक बर्फ का टुकड़ा एक मेटल को कैसे काट सकता है? अपने फ्रिज में रखी बर्फ को इस्तेमाल करोगे तो हाँ,
उससे मेटल नहीं कटेगा। लेकिन यह ध्यान रखिए कि एक बर्फ का पहाड़, उसका खुद का वजन कितना होता है। अब कहने के लिए तो लकड़ी भी मेटल को नहीं काट सकती, लेकिन फिर भी आपकी मेटल की बनी गाड़ी जाकर पेड़ से टकराकर पूरा चकनाचूर हो सकती है। इसी तरह क्योंकि इस आइसबर्ग का वजन इतना था, क्योंकि यह इतना बड़ा था, इसने इस टाइटैनिक जहाज को बुरी तरीके से चोट पहुंचाई। टकराव के कुछ ही सेकंड्स बाद कैप्टन स्मिथ और शिप के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूज तुरंत पहुंचे देखने के लिए कि इस जहाज को कितनी चोट पहुंची है। इस इंपैक्ट की वजह से देखा तो उन्होंने महसूस किया कि यह जहाज तो डूब जाएगा। वे पूरी तरह से चौंक गए इस चीज को देखकर। उन्हें लगता था कि यह जहाज तो अनसिंकेबल है, कभी डूब नहीं सकता। वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था क्योंकि इस जहाज के अंदर सेफ्टी फीचर्स कमाल के थे। दो मुख्य सेफ्टी फीचर्स थे जिनकी वजह से इसे ऐसा माना जाता था। पहला, इस जहाज के अंदर एक डबल बॉटम हल था, सही गिरचांडे थे। हल जो होता है वो जहाज की में बॉडी को कहा जाता है। डबल बॉटम हल का मतलब है कि दो लेयर्स लगी हैं यहां पर। अगर नीचे से एक लेयर टूट भी गई तो दूसरी लेयर बचा लेगी। और दूसरा, जो पूरी शिप की में बॉडी है, जो हल है, उसे 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। 16 में से 4 कंपार्टमेंट भी अगर पानी के भर गए तो भी जहाज तैरते रहेगा। जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहाज को लेकिन आइसबर्ग से यह इंपैक्ट हुआ था कि एक्चुअली में शिप के साइड में हुआ। तो जो डबल बॉटम हल था वो किसी काम का नहीं रहा। साइड में तो सिंगल लेयर ही लगी था। और दूसरा, यह इंपैक्ट इतना ज्यादा बड़ा था कि 16 में से 6 वाटर टाइट की एक डिस्ट्रेस कॉल भेजो रेडियो पर। जो आसपास मौजूद जहाज होंगे वो शायद से हमारे सिंगल को पकड़ ले और हमें बचाने आ जाए। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स हमारी कहानी के हीरो निकलते हैं। लगातार एक के बाद एक वो डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजते रहते हैं। कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। 20 मिनट बाद 12:20 पर RMS कारपेथिया, एक जहाज जो टाइटैनिक के पास मौजूद था, वो इस सिग्नल को पकड़ लेता है। रेडियो पर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है और कहता है कि चलो जहाज को मोड़ा जाए, टाइटैनिक की ओर हम उन्हें बचाने जाएंगे। प्रॉब्लम बस इतनी है कि यह जहाज पास था, लेकिन फिर भी 107 किलोमीटर दूर था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कारपेथिया जहाज के अलावा किसी और जहाज से कोई रिस्पॉन्स नहीं। इसी बीच कैप्टन ऑर्डर दे देते हैं कि पैसेंजर्स को अब इवैक्यूएट किया जाए। जहाज में बैठे पैसेंजर्स की अगर बात की जाए तो उन्हें ज्यादा डर नहीं लग रहा था। ज्यादातर पैसेंजर्स मानते थे कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल जहाज है। जहाज अब टिल्ट होने लगा। धीरे धीरे पैसेंजर्स ने रियलाइज करना शुरू किया कि एक्चुअली में यह जहाज डूब सकता है। और जब पैसेंजर्स को यह रियलाइजेशन हुई तो जबरदस्त केओस हो गया और पैनिक में लोग इधर उधर भीड़ में भागने लगे। सिर्फ 20 लाइफ बोट मौजूद थी। आई विटनेस के अनुसार करीब 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और फिर धीरे धीरे पानी के अंदर डूब गया। इस टेम्परेचर पर अगर आप पानी में गिरोगे तो कुछ मिनटों के अंदर आपकी मौत हो जाएगी, ठंड की वजह से, हाइपोथर्मिया की वजह से। टाइटैनिक जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ कहा जाता है, अंत तक अपने व्हील पर ही बने रहे थे और जहाज के साथ डूब गए। दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था, गोली चलाकर अपने ऊपर। RMS कारपेथिया जहाज जो टाइटैनिक के लोगों को बचाने निकला था, वो इस लोकेशन पर पहुंचता है 3:30 से 4 बजे के बीच। करीब 1 घंटे लेट उन लोगों को बचाने के लिए जो जहाज पर मौजूद थे। लेकिन जो लाइफ बोट्स में लोग निकल गए थे जहाज से, करीब 705 लोग थे, उन्हें ये जहाज सक्सेसफुली बचा लेता है। इस टाइटैनिक के डिजास्टर के बाद बहुत से सवाल उठे, कई कंट्रोवर्सीज हुई, कई इन्वेस्टिगेशंस कराए गए और कुछ ऐसी अनजान बातें सामने आए जिसको लेकर सब लोग शॉक्ड रह गए। कैसा लगेगा दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि उस रात एक और जहाज मौजूद था, टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर, जो टाइम पर पहुंच सकता था टाइटैनिक में बैठे पैसेंजर्स को बचाने के लिए। यह बात सच है। उस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्नियन। रात के करीब 12 बजे के बाद
रिपोर्ट किया जाता है कि कैलिफोर्नियन जहाज पर जो क्रू मेंबर्स मौजूद थे, उन्होंने एक्चुअली में रॉकेट्स को देखा था। उस जहाज से निकलते हो टाइटैनिक से उन्होंने अपने कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को भी इन्फॉर्म किया था। लेकिन जो कैप्टन लॉर्ड थे उस जहाज पर, उन्होंने कहा, ये कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं, टाइटैनिक में अमीर लोग जाते हैं, वो पार्टी कर रहे होंगे। अगर उस रात कैलिफोर्नियन जहाज के कैप्टन लॉर्ड ने इन रॉकेट्स और फ्लेयर्स को सीरियसली लिया होता, टाइटैनिक में मौजूद कितने लोगों की जान बच सकती थी। अगले दिन सुबह जब ये रेडियो ऑन करते हैं, तब इन्हें SOS कॉल्स मिलती हैं टाइटैनिक से। ये वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। उन्हें सिर्फ डेड बॉडीज पानी में फ्लोट करती हुई दिखती हैं। दोनों इंक्वायरीज जो करी गई थी इस इन्वेस्टिगेशन में, वो कैलिफोर्नियन के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड पर ब्लेम डालती हैं। लेकिन इतने बड़े डिजास्टर के पीछे सिर्फ इन एक आदमी को ब्लेम नहीं किया जा सकता। और भी लोगों की गलतियां थी। लाइफ बोट्स वाला, जैसे मैंने बताया, सफिशिएंट लाइफ बोट्स रखी ही नहीं गई थी, क्योंकि जिस कंपनी ने जहाज बनाया था उन्हें लग रहा था कि ये जहाज तो कभी डूब नहीं सकता, हमें यहां पर लाइफ बोट्स की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दूसरी चीज, टाइटैनिक के जो कैप्टन थे उन्होंने सेफ्टी ड्रिल्स तक कंडक्ट नहीं करवाई थी। जिस दिन एक्चुअली में जाकर टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया, उस दिन एक सेफ्टी ड्रिल होनी थी, लेकिन कैप्टन ने वो कैंसिल कर दी, ये सोचकर कि इस जहाज पे क्या जरूरत है, ये तो अनसिंकेबल जहाज है। अगली बड़ी गलती थी स्टीयरिंग व्हील पर मौजूद स्टीयर्समैन रॉबर्ट हिचिंस की। उस रात जब ऊपर से संदेश आया था कि सामने एक आइसबर्ग है, तो जो ऑफिसर डेक पर मौजूद थे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि जहाज को एक्चुअली में लेफ्ट साइड की ओर टर्न कर दो। लेकिन पैनिक में आकर रॉबर्ट हिचिंस ने इस मैसेज को मिसअंडरस्टैंड कर लिया और उन्होंने जहाज को राइट की तरफ मोड़ दिया। ये उल्टी डायरेक्शन थी, ये आइसबर्ग के और करीब ले जा रही थी। जब तक इन्होंने अपनी गलती रियलाइज करी, तब तक बहुत लेट हो चुका था। ब्रिटिश इंक्वायरी ने यह भी पता लगाया कि टाइटैनिक को इतनी सारी वार्निंग्स दी गई थी कि ये आइसबर्ग हैं, इस जगह पे आराम से चलो, ध्यान रखकर चलो। लेकिन फिर भी ये फुल स्पीड पर आगे बढ़े जा रहा था जहाज। ऐसा क्यों था? क्यों कैप्टन ने यहां पर स्पीड को धीरे नहीं किया? इसके पीछे कई थ्योरीज बताई जाती हैं। एक पॉपुलर थ्योरी सजेस्ट करती है कि जोसेफ ब्रूस, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जो जिस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया था, उन्होंने कैप्टन स्मिथ को इन्फ्लुएंस किया कि शिप की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए। प्रेशर बनाए रखा कंपनी की तरफ से। यहां पर जबरदस्त प्रेशर था कि इस जहाज को अपनी पहली जर्नी को सिर्फ 6 दिन में ही कंप्लीट करना है, ताकि एक रिकॉर्ड टूट सके। हम यह दिखा सकें कि जहाज टाइटैनिक न सिर्फ सबसे महंगा, सबसे बड़ा, बल्कि सबसे तेज जहाज भी है। एक ऐसा स्पेसिफिक इंसेंट हुआ था 14 अप्रैल को दोपहर को 2 बजे, जब कैप्टन स्मिथ ने आइस वार्निंग को देखा और फिर जाकर जोसेफ को दिखाया कि देखो, एस वार्निंग है, इसलिए हमें स्पीड कम कर लेनी चाहिए। लेकिन जोसेफ ने इस पेपर को लिया, अपने पॉकेट में रख दिया, ताकि लोगों को ना पता चले, क्रू मेंबर्स को ना पता चले। वो नहीं चाहते थे कि यहां पर जहाज की स्पीड स्लो हो। इसे एक डिजास्टर ने दुनिया भर में इस इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कई सारी नई रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स सेट किए गए, जिससे कि ऐसे डिजास्टर्स फ्यूचर में ना हो। 1914 में एक इंटरनेशनल आइस पेट्रोल को बनाया गया, जिससे कि आने वाली शिप्स को हमेशा वार्न किया जा सके जो आइसबर्ग्स उनके पाथ में आ रहे हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, यानी एस, एक ट्रीटी साइन करी गई, जिसने नए स्टैंडर्ड सेट किए शिप्स को लेकर। जैसे कि एक लाइफ बोट रेगुलेशन बनाई गई कि जितने भी जहाज हैं उन पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइफ बोट्स होनी चाहिए हर पैसेंजर के लिए। टाइटैनिक की जो रेकेज थी, जब टाइटैनिक जहाज डूबा, इस जहाज को पानी के अंदर ढूंढने में 70 साल से ज्यादा का समय लग गया। सिर्फ सितंबर 1985 में ही था कि एक अमेरिकन ओशन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बैलेट और एक फ्रेंच ओशनोग्राफर, इन्होंने जाकर टाइटैनिक को समुद्र के नीचे ढूंढा। समुद्र के नीचे 3800 मीटर यानी 3.8 किलोमीटर नीचे इसकी रेकेज पाई गई। 2 अलग अलग टुकड़े मिले इस शिप के। ये दोनों टुकड़े
एक दूसरे से 600 मीटर दूर थे। आज के दिन, इतने सालों बाद, जो शिप पानी के अंदर डूबी हुई पड़ी है, एनवायरनमेंट ने इसे धीरे-धीरे इरोड कर दिया है। एक्चुअल शिप ऐसी दिखती थी और आज के दिन इस शिप का सिर्फ इतना ही हिस्सा बचा है। रिपोर्ट किया गया है कि बैक्टीरिया और अलग-अलग ऑर्गेनिजम्स इसके मेटल फ्रेमवर्क को खाए जा रहे हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि साल 2030 तक ये शिप पूरी तरीके से गायब हो जाएगी पानी के अंदर। लेकिन आज के दिन 110 सालों बाद भी टाइटैनिक को लेकर जो फैसिनेशन है वो लोगों के मन में अभी भी जा रही है। साल 2012 में एक ऑस्ट्रेलियन बिलियनियर क्लीफ पाल्वर ने प्लान किया था कि वो टाइटैनिक 2 बनाएंगे, एक ओरिजिनल टाइटैनिक जहाज का एक कॉपीकैट जहाज, लाइफ साइज्ड मॉडल। इन्होंने ये भी कहा कि वो सेम रूट पर चलेगा और उस जहाज के अंदर एक-एक चीजें बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से बनाई जाएंगी जैसी उस ओरिजिनल जहाज में हुआ करती थी। ओरिजिनली इस प्रोजेक्ट को 2016 तक खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे डिलेज के बाद 2022 में भी ये खत्म नहीं हुआ। कहा जाता है लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि अगर एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया जाएगा उस टाइटैनिक जहाज का, तो उसमें कोई टेलीविजन, कोई वाईफाई नहीं होगा और कोई एक्चुअली में उसे यूज नहीं करना चाहेगा। तो हो सकता है ये अनसिंकेबल टाइटैनिक 2 जहाज अपने बनने से पहले ही डूब गया। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और बताएं आप कौन से टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, और हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि ऐसी और आने वाली वीडियो मिस ना करें। तब तक के लिए बाय।